नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। कथा मंथन में आज हम आदर्श हिंदू होटल का 10वां भाग सुनाने जा रहे हैं, जिसके लेखक है विभूति भूषण बंदोपाध्याय। चोरी के मामले पे हजारी पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सका। 6 दिनों के बाद रिहाई हो गई। मोती ने कहा, हजारी भैया अब कहाँ जाए, अब तो वे हमें उस होटल में रखेंगे नहीं। हजारी भी जानता था होटल की उन लोगों की नौकरी ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी उसकी 2 महीने की तनख्वाह बाकी है, इसलिए वह जाकर मालिक से तनख्वाह मांग लेगा। 3 बज रहे थे। इस समय जाने से मालिक से मुलाकात न होती, लिहाजा वह शाम को जाएगा। इसलिए वह चूर्णी के किनारे बैठ गया। बैठते हुए उसे शक हुआ कि बर्तन और किसी ने नहीं, खुद पद्महरी का ही काम है। कई दिनों तक जेल में बैठे बैठे सोचने के बाद हजारी के मन में आया कि पद्म ने किसी और के साथ मिलकर यह काम किया है। बड़े ही खौफनाक मिजाज की औरत है, कुछ भी कर सकती है। पिछले साल ग्राहकों को जो कपड़ों का बैग चोरी हो गया था, वह भी पद्महरी का ही काम था। पर बेचू चक्रवर्ती तो एकदम पद्महरी की मुट्ठी में है। देखकर भी नहीं देखते, सुनकर भी नहीं सुनते। पद्म दीदी तो होटल किस तरह से तहस नहस कर रही है, इसे वे भले ही ना समझ पाएं, पर बाद में समझ आ जाएगा। उस दिन भात देने आया रतन ठाकुर, उसने भी बहुत सी बातें उसके बारे में कही थी। सोचते सोचते हजारी को शाम हो गई। शाम को होटल के गद्दी वाले कमरे में अंदर जाने की हिम्मत ना हुई, तो हजारी रसोई घर वाले दरवाजे से होटल के अंदर गया। उसने सोचा कि रसोई घर में रतन ठाकुर से मुलाकात होगी, लेकिन एक अनजान उड़िया ब्राह्मण को भात पकाता देखकर वह जिस रास्ते से आया था उसी से वापस जाने के लिए मुड़ा था कि ग्राहकों के खाने वाले कमरे में पद्महरी की पुकार उठी, अरे कौन है वहाँ, कौन जा रहा है? हजारी ने लौटकर कहा, मैं हूँ दीदी। पद्म झटपट कमरे से बाहर आकर बोली, कौन मैं? हजारी ठाकुर, तुम कैसे इतनी जल्दी चले, कहाँ जा रहे हो? अंदर आए हो तो अब क्यों चले जा रहे हो? दीदी, आज हाजत से छुटकारा मिला है। कहाँ जाता, जाने की कोई जगह तो थी नहीं, इसलिए होटल चला आया। भूख लगी है, सोचा थोड़ा भात खा लूँ। रसोई घर में आकर देखा रतन ठाकुर नहीं है, इसी से गद्दी घर जा रहा हूँ। तो जाओ गद्दी घर, बाहर से जाने की क्या जरूरत है, ग्राहक के खाने वाले कमरे से होकर चले जाओ। हजारी संकोच से दबा झुका होटल के खाने वाले कमरे से गद्दी घर गया। पीछे पीछे महरी भी चली गई। हजारी ने कहा, मालिक बाबू, आज पुलिस ने छोड़ दिया है, इसी से आया हूँ। और कहाँ जाता, आपके दरवाजे पर 2 मिट्टी खाकर पड़ा रहता हूँ, कहाँ चला जाऊँ? बेचू चक्रवर्ती ने कोई जवाब दे, इसलिए इससे पहले पद्महरी ने जवाब दिया कि अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहने देना मालिक बाबू, इसे निकालकर बाहर करो। बर्तन इसने और मोती ने मिलकर चुराए हैं, पक्का चोर है, पुलिस इसका क्या कर लेगी? अब हजारी को गुस्सा आ गया। पद्महरी ने उसने कभी इस तरह की बात नहीं की थी। वह बोला, तुमने मुझे कभी बर्तन चुराते देखा है क्या पद्म दीदी? पद्महरी ने कहा, हजारी ठाकुर, आंखें लाल करने से मैं परवाह नहीं करती, कहे देती हूँ। मुझसे इस तरह बात मत करना। अगर मैंने तुमको बर्तन लेते देखा होता तो तुम्हारे हाथ की रस्सी कभी खुलने ना पाती है, जान रखो। इस बीच हजारी ने अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि झुककर रहना ही उसकी आदत है। उसने बड़े मुलायम स्वर में कहा, अरे तुम नाराज़ क्यों होती हो पद्दू दीदी? मैं तो यूं ही कह रहा था कि बर्तन लेते जब तुमने देखा नहीं तो मैं गरीब आदमी हूँ, तुम लोगों के दरवाजे पर पड़ा पेट पालता हूँ। इस बार बेचू चक्रवर्ती बोले, छोड़ो, झगड़ा वगड़ा करके तो कोई फ़ायदा नहीं है, इससे मेरे बर्तन तो वापस मिलेंगे नहीं, तुम दोनों चुप हो जाओ। हाँ तो अब क्या, तुम क्या कहते हो? हजारी, कहता यही हूँ मालिक, जैसे आपने मुझे पैरों में जगह दी थी वैसे ही पड़े रहने दीजिए, नहीं तो भूखे प्यासे मरना पड़ेगा। बाबू, मैं चोर नहीं हूँ, अगर चोर होता तो आपके सामने आकर खड़ा ना हो पाता। पद्महरी ने कहा, चोर हो कि नहीं इस बात की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अब यहाँ जगह नहीं मिलेगी, तुम यहाँ रहोगे तो ग्राहक नहीं आएंगे। बेचू बोला, यह तो ठीक है, ग्राहक ही चले जाएंगे तो होटल कैसे चलाऊंगा? हजारी इस बात का मतलब नहीं समझ पाया कि होटल का ठाकुर चोर हो तो वह होटल की चीज चुरा सकता है, लेकिन ग्राहक के बदन से शॉल तो नहीं उतार सकता, जेब तो नहीं काट सकता, फिर ग्राहकों को आने में क्या दिक्कत है? हजारी सह नहीं पाया, उसे जवाब मिल गया। उसने कुछ खाया है या नहीं यह भी किसी ने नहीं पूछा। अंत में उसने कहा, बाबू मेरी तनख्वाह दे दीजिए, 2 महीने की बाकी है, आप वही देख लीजिए। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, अब वह नहीं मिलेगी, फिर आना। पद्दो कुछ ज़्यादा साफ बोलती थी। उसने सीधा कह दिया कि उसकी आशा छोड़ दो, अब तनख्वाह तुम्हें नहीं मिलेगी। पर क्यों नहीं मिलेगी दीदी? पद्दो ने बोला, बहस करने की फुर्सत नहीं है, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, नालिश करो, अदालत खुली हुई है।
हजारी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए बोला, मालिक, मैं 6 बरसों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरे हाथ में एक भी पैसा नहीं है। 2 महीने से घर पर भी खर्च नहीं भेज सका। घर जाने के लिए रेल का किराया तक मेरे पास नहीं है। मुझे कुछ ना दीजिएगा तो बिना खाए मर जाऊँगा। कुछ कहे बिना ही बेचू चक्रवर्ती ने कैश बॉक्स खोलकर एक अठन्नी निकालकर फेंकते हुए बोला, यह ले जाओ। अब ज़्यादा पैंपै मत करो, ग्राहक आने लगे हैं, बाहर चले जाओ। हजारी ने अठन्नी उठाकर चद्दर के फिर आना देखा जाएगा। हजारी को यह समझते देर न लगी कि बिल्कुल बेकार बात है। पद्दो मैरी ने जो कहा वही ठीक है। ये लोग तनख्वाह उसे ना देंगे। मरता क्या न करता। बेचू चक्रवर्ती से विदा होकर वह पिछवाड़े से होटल के रसोई घर में आया और पद्दो मैरी जब आई तो उसने हाथ जोड़कर बोला, पद्दो दीदी, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ। इतने दिनों से नौकरी कर रहा हूँ। मैंने कभी एक रकाबी तक चुराई नहीं। मैं बहुत गरीब हूँ। जरा मालिक से कह सुनकर मेरी तनख्वाह का इंतजाम करा दो, नहीं तो घर पर बाल बच्चे बिना खाए मर जाएंगे। राधा वल्लभ की दुहाई, अठन्नी ही मेरा सहारा है। इससे क्या खाऊंगा, क्या जाऊंगा, क्या घर के लिए दूंगा। मैं होटल की मालकिन नहीं हूँ जो तुम्हारी तनख्वाह दूँ। पद्दो दीदी, मेहरबानी कर दो, एक बार उनसे कहो बिना खाए मेरे बाल बच्चे मर जाएंगे। पद्दो बोली, तो अपनी दुलारी कुसुम के पास जाओ ना। हजारी की इच्छा हुई कि वह एक पल भी वहाँ ना रुके। जिस तिस के मुँह से वो कुसुम का नाम नहीं सुनना चाहता था। पद्दो रसोई घर चले गई। जरा देर रुक कर वह जाने वाला थे कि पद्दो मैरी ने आकर बोला, चले कहाँ, खाना वाना हो गया तुम्हारा। अब हजारी अवाक होकर पद्दो मैरी को देखा। उसने मुँह से कहा, ऐसी बात कभी उसने सुनी नहीं थी। हकलाते हुए बोला, खाना ना 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 नहीं खाया। तो बैठो जरा, मछली अभी तक हुई नहीं है। मछली हो जाए तो भात खाकर जाना। खड़े क्यों हो, एक पीड़ा लेकर बैठ जाओ। हजारी मशीन के पुतले की तरह बैठ गया। पद्दो दीदी ने आज उसकी बोलती बंद कर दी। पद्दो दीदी की ममता, जिसे 7 वर्षों में उसने एक बार भी नहीं देखा था। मछली हो जाने पर नए ठाकुर ने हजारी के लिए भात परस दिया। पद्दो मैरी फिर इधर नहीं दिखी। इस समय वह ग्राहकों के खाने वाले कमरों में बजी हुई थी। नया ठाकुर हजारी को पहचानता तो नहीं था, परंतु उसे समझ आ गया कि यह होटल का पुराना रसोइया है। नौकरी से जवाब पाकर वापस जा रहा है। उसने बड़े चाव से हजारी को खाना खिलाया। जाते समय हजारी ने पद्दो दीदी को बुलाकर कहा, पद्दो दीदी, मैं जाता हूँ, कुछ ख्याल ना करना। पद्दो मैरी ने दरवाजे के पास आकर कहा, जरा रुको ठाकुर, ये 2 रुपये रख लो। मालिक ने तनख्वाह के लिए दी है, लेकिन यही आखिरी है। उन्होंने कह दिया है अब और कुछ ना मिलेगा। दोनों रुपये लेकर और अठन्नी के साथ चादर की खूंटी में बांध लिए। लेकिन हजारी बहुत हैरान था और सचमुच हैरान था। अच्छा तो चलो जाओ, खाना खा लिया ना। अच्छा, रात के 9:30 बज रहे थे। इतनी रात वह कहाँ जाए। नौकरी गई, लेकिन फिर भी हाथ में 2.5 रुपये थे। घर जाकर क्या करेगा। उसे नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। घर जाकर बैठे रहने से तो काम नहीं चलेगा। अब वह जानता है कि राना घाट का कोई भी होटल उसे अब नौकरी नहीं देगा। जोधू बाबू के ने एक बार कहा जरूर था, लेकिन चोरी का इल्ज़ाम लगने पर अब वह भी नहीं उसे नौकरी पे रखेगा। हजारी ने देखा वह अनजाने ही चूर्णी नदी के किनारे चला आया। अपने पसंद के पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा। लेकिन कहाँ जाएगा, यह सोचकर कि वही हैरान था। 2.5 रुपये में से 2 रुपये तो घर भेजने होंगे। हो सकता है टैम्पी के मुंह में उसकी माँ भात के 2 कौर भी नहीं दे पा रही हो, और यह ख्याल उसके बर्दाश्त से बाहर है। नहीं, वह कल ही 2 रुपये डाक से भेजेगा। मनी ऑर्डर की फीस भी उसी अठन्नी में से देगा। पूरे 2 रुपये तो घर जाने ही चाहिए। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उसे बहुत रात गए हल्की सी नींद आई और बड़े ही तड़के उसकी आंख खुल गई फरीदपुर लोकल की आवाज़ सुनकर। फिर भी वह लेटा रहा, क्योंकि आज उसे झटपट चूल्हे पर देगची नहीं चढ़ानी थी। उठकर क्या होगा। डाउन दार्जिलिंग मेल आई, चली गई। बनगांव लाइन की गाड़ी खुली, धूप निकल आई। झाड़ूदार प्लेटफॉर्म पर झाड़ू देने आ गया। अरे कौन सो रहा है, हटो वहाँ से, झाड़ू लगानी है। झाड़ूदार ने आवाज़ दी तो हजारी उठ खड़ा हुआ और एक जम्भाई लेकर नल के पास जाकर उसने हाथ मुँह धोया। कहाँ जाए, क्या करे। पिछले 6-7 वर्षों से उसने ऐसा निकम्मा जीवन नहीं बिताया था। काम, चूल्हे पर देगची चढ़ाओ, पहले मालिक की चाय के लिए पानी गर्म करो, आज किसको बाजार जाना है, शोरगुल, डांट फटकार, पद्दो दीदी की चीख पुकार। आज उसकी पद्दो मैरी की फटकार भी मीठी लग रही थी। माना कि पद्दो मन से बुरी नहीं थी। कल उसने खाना भी खिलाया और रुपए भी दिए। रतन ठाकुर भी बड़ा अच्छा आदमी है और उसका भांजा तो बड़ा अच्छा है। रतन का वह भांजा टैम्पी के लिए बड़ा अच्छा दूल्हा रहेगा। यह सब सोचते सोचते और समय बीत गया।
पिछले 6 वर्षों से हजारी को एक बुरी आदत लग गई सुबह शाम चाय पीने की। अब पैसे खर्च करके चाय पीनी होगी, इसलिए हजारी ने चाय पीने की इच्छा को दबा दिया। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि एक बार कुसुम से मुलाकात करना ज़रूरी है। 7-8 दिन से उससे भेंट भी नहीं हुई है। उसको 7-8 दिनों की पूरी कहानी भी बताएगा और चाय भी वहीं पी लेगा। कुसुम से सलाह लेने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो उसके माथे में कुछ नहीं आ रहा है। जाकर के उसने दरवाज़ा खटखटाया तो कुसुम ने दरवाज़ा खोला और बोली अचरज से, अरे ताऊ जी, आप ऐसे बेवक्त इतने दिनों कहाँ गए थे आप? चलो भीतर बैठो, बहुत बातें करनी है। कुसुम ने कमरे की ज़मीन पर दरी डाल दी और हजारी ने बैठते हुए, बेटी ज़रा चाय पिलाओगी? अभी बनाई देती हूँ ताऊ जी, बैठिए ज़रा देर। चाय ही नहीं, एक रकाबी में थोड़ा हलवा भी आया। हजारी ने चाय पीते पीते कहा, बेटी मेरी नौकरी छूट गई। क्यों? चोरी की थी। चोरी? हाँ, वे लोग ऐसा कह रहे हैं। 5-6 दिनों से हाजत में था। हाजत में? झूठी बात है। कुसुम खड़ी हो गई, हजारी के पास ज़मीन पे अचंभे के साथ धप करके बैठ गई और उसका मुंह देखने लगी। नहीं कुसुम, झूठ नहीं, सचमुच मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा था, इसलिए हाजत में था। हाजत में रह सकते ताऊ जी, लेकिन चोरी आप नहीं कर सकते। यह झूठी बात है, मैं कभी मान ही नहीं सकती कि आप चोरी कर सकते हैं। बेटी तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास है? कुसुम चुप रह गई और मुंह फेर करके रोने लग गई। हजारी बच गया। कुसुम सचमुच उसकी बेटी है। उसे बड़ा डर था कहीं कुसुम न जाने। हजारी बच गया। कुसुम सचमुच उसकी बेटी है। उसे बड़ा डर था कि कुसुम न जाने इस बात पर क्या ख्याल करे, कहीं ऐसा ना मान ले कि सचमुच वह चोर है। ऐसा हुआ तो हजारी का दुनिया पे से विश्वास उठ जाएगा। कल रात आप कहाँ थे ताऊ जी? कल रात स्टेशन पे सोया था। और कहाँ जाता, वहीं से उठकर तुम्हारे पास चला आया। तुमसे सोचा कि तुमसे एक बार भेंट भी करूं और कुछ सलाह भी ले लूं। अब आप कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं तो ठिकाना लगाना ही होगा। जानती हो ना, बैठे रहने से काम ना चलेगा। देखूं क्या कर पाता हूँ। या यहाँ किसी होटल में? यहाँ तो कोई होटल मेरे को अब नहीं रखेगा, क्योंकि मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम जो लग गया है। सोच रहा हूँ गुवाहाटी जाकर के काम की तलाश करूँ। थोड़ी देर कुसुम चुप हुई। खैर, जाना वाना तो होता रहेगा, अभी तो आप ना जाइए, तेल ला देती हूँ, इसके बाद खाना बनाने का इंतज़ाम कर देती हूँ, खाना बनाकर खा लीजिए। हजारी बोला, झंझट की ज़रूरत नहीं बेटी, तुमसे तो 2 बातें करने आया हूँ, थोड़ी अक्ल दो, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कुसुम ने हंसकर कहा, सलाह वाला बाद में होगी ताऊ जी, अगर आप नहीं आज खाइएगा तो मैं तिनका भी नहीं तोड़ूंगी, कुछ नहीं सुनूंगी। आप पहले नहा आइए, इसके बाद भात चढ़ाइए, मैं भी आपका प्रसाद पाऊँ। अब बेटी के घर गाय हैं, मैं जितनी गर्व हूँ, पर आपको ऐसे बिना खिलाए नहीं जाने दूंगी। लाचार होकर हजारी नहाने के लिए नदी पर चला गया। लौटकर उसने देखा कुसुम ने ग्वाल घर का एक कोना लीप पोतकर साफ सुथरा करके ईंटों का चूल्हा तैयार कर दिया। पीतल की इस मंजी बटलोई से काम चलेगा ताऊ जी, या हड़िया चढ़ाइएगा? नहीं नहीं, हड़िया की ज़रूरत नहीं, इसी से काम चलेगा। भात उतारने के बाद पहले एक लड़के ने ग्वाल घर के दरवाजे से झांककर इशारे से कुसुम को बाहर बुलाया। हजारी ने देखा उसके हाथ में अंगूछे में के सामान, बाजार का सामान, और एक हाथ में हिलसा मछली झूल रही थी। जरा रुकिए ताऊ जी, मैं मछली काट लाऊं। कुसुम की कारसाजी देखकर हजारी बहुत शर्मिंदा और परेशान हो गया। कब उसने पड़ोस के लड़के को बुलाया, कब बाजार के लिए भेजा। और खैर, कुसुम तो गरीब है, इतनी बड़ी मछली मंगाने की क्या ज़रूरत है, आखिर इसे कब अकल आएगी। कुसुम ने हजारी की झिड़की का कोई जवाब नहीं दिया। धीमे से हंसकर बोली, अगर एक दिन आपका बनाया हिलसा खाने का मन है तो बेटी को इस तरह डांटते नहीं ताऊ जी। हजारी ने नाराज़ होकर कहा, जाओ बच्ची जैसी बातें करते हो। खाना खाने के बाद हजारी के आराम करने का इंतजाम करके कुसुम खाने गई। हजारी को पिछली रात अच्छी नींद नहीं आई थी, इसी बीच जाने कब सो गया, और जब उसकी नींद खुली तो 3 पहर ढल चुका था। कुसुम ने आकर बोला, मैं समझ गई कि मैं आप रात गए सो नहीं पाए थे, इसलिए मैंने आपको उठाया नहीं। आप उठ जाइए, मैं चाय ले आती हूँ। चाय के साथ कुसुम ने गरम जलेबी भी मंगवा दी। इसलिए हजारी ने सोचा, अब मैं यहाँ से जब तक ना खिसकूँगा यह कुछ ना कुछ करती ही रहेगी। हजारी ने तय किया कि चाय पीकर थोड़ा और दिन ढलते ही वह यहाँ से चल देगा। कुसुम पान बनाकर ले आई। अब हजारी के पास बैठ गई और बोली, ताऊ जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा तो गुवाहाटी जाकर नौकरी की तलाश करूँगा, और अगर वहाँ ना मिली तो कलकत्ता जाऊँगा। न एक बात मानेंगे ताऊ जी, मैं अपने गहने बंधक रख करके आपको 200 रुपये ला देती हूँ, उसी से आप होटल खोलिए। आपके रांधने की तारीफ तो चारों तरफ फैली हुई है,
होटल खुलेगा तो देखिएगा रोजगार कैसा जमता है। इसी राणा घाट में खोलिए, उस चक्रवर्ती के होटल के सामने। पद्दो की आंख पलट जाएगी। हजारी की आंख में आंसू भर आए। कितनी अच्छी है ये अजीब सी लड़की, सचमुच उसकी बेटी ही है। कुसुम के रुपयों से राणा घाट में होटल खोलने से दोनों को लेकर 5 आदमी 5 तरह की बदनामी करेंगे। उसका उपकार करने के लिए बेकसूर कुसुम कलंक बटोरने लग जाएगी। जी से पता नहीं पद्दो मेहरी कैसी कैसी बातें फैला दे। और इसके अलावा अगर घाटा हो जाता है तो बेचारी के पैसे डूब जाएंगे। नहीं, वह कुसुम के पैसे नहीं लेगा। उसने कहा कि नहीं बेटी, मैं तुम्हारे पैसे नहीं लूँगा, इसलिए इसी वक्त की गाड़ी से गुवाड़ी जाना है, अब चलूँ? ज़मीन पर पड़कर कुसुम ने प्रणाम किया। अच्छा, ज़बान दे दीजिए, अगर गुवाड़ी में काम नहीं मिला तो आप मेरे पास लौट आएंगे। क्यों? अगर रुपया नहीं, वह रुपया ले लीजिएगा और होटल खोलिएगा। काम मिला तो ठीक, नहीं तो आप यहाँ आके मेरे गहने बंधक रखकर मैं रुपये ला दूँगी, आप होटल ज़रूर खोलिएगा। अच्छा, ज़बान देता हूँ, बेटे की बात याद रखिएगा, कहकर हजारी निकल पड़ा। राणा घाट से निकलकर हजारी पैदल रास्ते से चाकदा की ओर रवाना हुआ। पहले वहाँ डाकघर जाकर उसे घर में 2 रुपये भेजने थे, लेकिन डाकघर में जाकर उसने देखा कि मनी ऑर्डर लेना बंद हो गया है।